नमस्कार। क्या साथी हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं? कोई बताएंगे कि वीडियो कैसा आ रहा है, आवाज़ कैसी आ रही है? शिल्पी झा आपका स्वागत है, कुमार विजय गुप्त आपका भी स्वागत है। क्या आप लोग बताएंगे कि आवाज़ की क्वालिटी कैसी है, वीडियो कैसा आ रहा है? हमारे जो साथी इस समय जुड़ रहे हैं वे इस शाम की राग जयजयवंती का आनंद भी लें मेरे साथ और ये बताएं कि आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। शिल्पी आप बताएंगे आवाज़ कैसी आ रही है? शोभा शमी आपका भी स्वागत है। कुमार विजय गुप्त आप बता रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है। मीना बुद्धि राजा जी आपका भी स्वागत है, आप जुड़ चुकी हैं हमसे मेरा रंग के इस पेज पे। शोभा शामी, शोभा जी बता रही हैं कि आपकी आवाज़ साफ आ रही है, शुक्रिया। देखते हैं कुछ साथी अगर और जुड़ जाते हैं तो फिर अपनी बातें, अपनी कविताएं, नज़में शुरू की जाए। थोड़ा संगीत का भी आनंद लेते हैं। शालिनी जी अगर आप देख रही हैं तो बताएं, शुरू करें कार्यक्रम अब? साथी जुड़ना शुरू हो गए हैं हमसे, या थोड़ा रुकें? शालिनी, श्रीनेत या दिनेश भाई जो भी हों। अच्छा, शोभा जी कह रही हैं कि बैकग्राउंड में जो बज रहा है वो बेहद सुंदर है, शुक्रिया। ये मेरी एक दोस्त प्रेरणा शर्मा ने भेजा है मेरे लिए। शाम का राग है, राग जयजयवंती, वो इसी समय बजता है। शोभा जी, हमारे यहाँ पर इस तरह के प्रयोग कम होते हैं कि अच्छे संगीत के साथ में कविताएं पढ़ी जाएं और संगीतकार अपना संगीत बजाएं, कवि अपनी कविताएं सुनाएं, कोई चित्रकार जो हैं वो पेंटिंग करें। दरअसल इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी हार्मनी जिसे आप कहेंगे, शोभा जी मैं आपको बता दूंगा, निखिल जी का है राग जयजयवंती, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। नवा शहर पंजाब से मेरी कविताओं की पंजाबी की अनुवादिका श्रीमती हरजिंदर कौर जुड़ गई हैं। हरजिंदर कौर मैडम आपका स्वागत है। दिनेश भाई जुड़ गए हैं, गायत्री जुड़ गई हैं हमसे, आंचल बावा जुड़ गई है। आंचल वो पुल है जिसके जरिए मैं मेरा रंग तक पहुंचा हूं। दिनेश भाई नमस्कार। बाड़मेर राजस्थान से गणेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। गणेश भाई आपका भी स्वागत है। सुमन सिंह जो हैं वो भी जुड़ी हैं। जय शर्मा बता रहे हैं कि आवाज सही आ रही है। इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव चंदेल साहब। राजीव भाई आपका भी स्वागत है। तो दिनेश भाई अगर आप कहें तो कार्यक्रम शुरू कर दें अब। अच्छा, शालिनी जी भी आ गई हैं।
जय शर्मा हिमाचल से। अरे हिमाचल से शर्मा जी, मैं भी हिमाचल से बोल रहा हूँ। मैं किन्नौर से हूँ, मतलब समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई से मैं बोल रहा हूँ। दिनेश भाई टिप्पणी कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ और पार्श्व का संगीत पुराने दिनों की याद दिला रहा है। उमेश पांडे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो जुड़ गए हैं हमसे। शालिनी जी, आपने मुझे मेरा रंग से जोड़ा और मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका स्वागत। और दिनेश भाई इशारा भी कर रहे हैं कि अब मुझे शुरू कर देना चाहिए। और हमारे दोस्त रोहित देवेंद्र शांडिल्य जुड़ गए हैं, वे देख रहे हैं मुझे। और निसार भरू वो भी जुड़ गए हमसे। और शालिनी जी कह रही हैं कि शुरू कर सकते हैं, तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं मित्रों। नमस्कार। मेरा रंग के इस फेसबुक लाइव में मैं हाजिर हूं आज विनोद विट्ठल। मित्रों, मैं मूलतः अंग्रेजी का पत्रकार रहा, लेकिन रुचियां जो है वो साहित्य, समाजशास्त्र, फोटोग्राफी, सिनेमा तक रही। अगर कविता की बात करें और उससे पहले अगर मैं मेरी भाषाओं की यात्रा अगर आपको बताऊं तो ये है कि मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरे पिता की मातृभाषा राजस्थानी है और मेरे कर्म की भाषा अंग्रेजी रही। हिंदी मैंने कभी भी विषय के तौर पर नहीं पढ़ी, लिहाजा हिंदी के लिए एक आउटसाइडर वाली भूमिका मेरी हमेशा रही। अब सवाल ये उठता है कि ये यात्रा किस तरह की रही, बड़ी बेतरतीब और ऊबड़ खाबड़ सी रही। मैंने पहली कविता मेरी ज़िंदगी की 1986 में लिखी थी, जब मैं 16 साल का था, और मेरे पहले संपादक उस कविता को छापने वाले बने थे हिंदी की यशस्वी पत्रिका गंगा के संपादक कमलेश्वर। कमलेश्वर ने जुलाई 1986 के अंक में मेरी कविता को छापा। और मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं आज फ्लैशबैक से, बैकव्यू मिरर से अगर मैं मेरे अतीत को देखूं और ये पड़ताल करने की कोशिश करूं कि वो कौन लोग थे जिनके कारण से मैं साहित्य में आया, तो निस्संदेह पहला नाम मेरी ज़िंदगी का रहा स्वर्गीय डॉक्टर राही मासूम रज़ा। ये मेरे एक ताऊ थे, स्वर्गीय सुखदेव पुरोहित, जो मुंबई में रहते थे, उनके मित्र थे। ये दरअसल 4 दोस्त हुआ करते थे। पंडित नरेंद्र शर्मा जो बहुत यशस्वी गीतकार रहे हिंदी सिनेमा के, उस्ताद अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन साहब के पिता पंडित सुखदेव पुरोहित, और चौथे जो हैं वो थे महिपाल, जो कि एक फिल्म अभिनेता थे। तो राही मासूम रज़ा जो है वो मेरे ताऊ जी के दोस्त थे, और मेरे ताऊ जी अक्सर मुझे मेरे बचपन में मिलवाने के लिए रज़ा साहब के यहाँ ले जाते थे। तो रज़ा साहब की लाइब्रेरी, उनका किताबों से रोमांस, उनका लिखना, उनका बात करने का तरीका, ये सब मिलकर मुझे बहुत फैसिनेट करता था। और जब मैं रज़ा साहब से बात सुनता था, और रज़ा साहब जब एक छोटी सी बात भी समझाते थे कि यार सुखदेव, अभी पिछले जुम्मे को क्या हुआ कि मैं वर्सोवा की तरफ पैदल निकल गया, फिर क्या हुआ, तो वो जो जिस तरह से वो उस किस्से को सुनाते थे, तो उससे मेरे मन में शब्दों की दुनिया के प्रति एक बहुत अलग तरह से आसक्ति पैदा हुई। और मुझे लगा कि भाषा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। इस पुल से पार करके, इस पुल पर से गुजरते हुए हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो ये मेरी शुरुआत रही शुरू के दिनों में, और मुझे कविताओं की तरफ रज़ा साहब लेके आए। पढ़ने की दुनिया से मेरा तारुफ जो है वो भी राही मासूम रज़ा साहब ने कराया। और मुझे याद है ठीक कि मैंने शुरू में उन्हीं के उपन्यास पढ़े थे, आधा गांव, टोपी शुक्ला, कटराबी आरजू, ये सब मैंने पढ़े थे। और उसके बाद में गंगा में छपना हुआ, और उसके बाद में जब कहानियों की बात आती है तो कहानियों की तरफ जो मुझे लेके आए वो मेरे एक अभिनेता मित्र लेके आए। हाल ही में उनका निधन हुआ, इरफान और हम लगभग 1.5 साल तक बहुत निकट रहे, बहुत निकटता हमारे भीतर रही, और हम लोगों की दोस्ती जो है वो लगभग 32 साल पुरानी रही। हाल ही में हम सब ने उन्हें खोया है। तो कहानियों की तरफ जो है वो मुझे इरफान लेके गए, क्योंकि इरफान जब मेरी कविताओं पर भी बात करते थे तो वो कहते थे कि विनोद, तुम्हारी कविताओं में एक कहानी होती है।
और वो मुझे कहते थे कि दुनिया में अच्छी कविता उसे ही कहा जाएगा जिसके अंदर एक कहानी होगी। तो मुझे लगता है कि इरफान की बातों का असर और इरफान और मेरी बातचीत का जो कुल जमा हासिल था, उससे मैं फिर कहानियों की तरफ भी गया। तो मित्रों, मेरा रंग पे बात करते हैं और आपका स्वागत होगा। हमारे मित्र तेजरात गहलोत जो है वो भी जुड़ चुके हैं, पंखुरी सिन्हा जी भी जुड़ गई हैं, बहुत सारे दोस्त जो है वो मेरे लगातार जुड़ रहे हैं। तो मैं काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। चूँकि मेरा रंग जो है, इनकी प्रोफाइल से गुजरते हुए मुझे पता चला कि ये जेंडर पर काम करते हैं, तो मेरी एक पहली कविता जो है वो मैं सुनाता हूँ। वे पास थी। गणेश अग्रवाल कह रहे हैं कि लाइव में प्रॉब्लम है, शायद मुझे लगता है नेट का इश्यू होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरा नेट का कनेक्शन ठीक बता रहा है। तो और कुछ गणेश जी, आज यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है किन्नौर में, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो शायद इसका असर होगा, देखते हैं शायद सुधर जाए। पहली कविता है वे पास थीं। ये कविता उन 5 सहेलियों के नाम हैं जो वादे के मुताबिक 20 बरस बाद बिना पति और बच्चों के एक अनजान शहर के होटल में रीयूनियन के लिए मिली थीं। वे 5 थीं। कविता। वे 5 नहीं थीं। वे 5 नहीं थीं। उनके थे 5 पति और 10 के आसपास बच्चे भी। कुल जमा 20 का कुनबा था, जिसमें मायके और ससुराल की आबादी जोड़ी जाए तो हो सकती थी 100 के भी पार। लेकिन रिश्तों की गणित के बावजूद वे 5 थी। वे 5 सहेलियां जो कभी बेझिझक मांग लेती थी सैनिटरी नैपकिन का पैड, हेयर पिन और चुन्नी, और साझा कर लेती थी अपने अपने चांद और वे खुशबुएं जिनका पीछा वे कर रही होती थीं, आज आई थीं 5 अलग अलग दिशाओं से, अपने सुखी, उबाऊ, परेशान नाक, चमकते और स्वीकारे जा चुके वर्तमानों के साथ अतीत की गठरियां लिए, जिन्हें लाते हुए उनके पति, बच्चों, सहकर्मियों ने नहीं देखा, लेकिन वो अतीत था और साथ आया था। हैरत की बात है कि वो इतने गहरे कोठारे में रहता था जहां जाने के लिए हवा को भी मशक्कत करनी पड़ती है, जहां सूरज अपने जन्म से आज तक नहीं पहुंचा और चांद केवल एक फटे कागज पर पेंसिल से उकेरे गए चित्र का नाम भर था। वे 5 थीं। अलग अलग दिशाओं से अपने अपने अतीतों के साथ आती। उनके पास 5 देहें थीं और 5 संसार और 5 ब्रह्मांड, जिसमें भरत के 5वें वेद की तरह वे सुना रही थी अपनी गाथा, जैसे सुनाता था यूनान के नाटकों में लंबा मोनोलॉग कोई सूत्रधार, या फिर ऊंटों के किसी को किस्सा गोई से जीवंत करता है कोई किस्सा गो, अतीत और आज के बीच नट की तरह झूलता हुआ। जिस 5 रास्ते वाले गोल चक्कर पर वे मिली थीं, वहां एक वादा किसी अंपायर की तरह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि उन्हें 20 बरस बाद इस जगह इस तरह मिलना होगा। क्या मिलना? अनावृत होना है। पंखुरी जी, आपका स्वागत है। क्या मिलना? अनावृत होना है। क्या मिलना? अतीत की किसी पगडंडी से वर्तमान की सड़क पर आ जाना है, या फिर उल्टा ही? क्या मिलना सुविधा की उन सलाइयों की तरह है जिसमें जिंदगी के स्वेटर के कुछ रंग बदले जा सकते हैं? क्या मिलना किसी खेल की तरह हो सकता है जिसमें आप कुछ घटनाओं से अलगा सकते हैं खुद को और रीटेक करते हुए जी सकते हैं कोई शॉट जिसमें कोई फैसला लिया था, सोचता है अंपायर और चुप रहता है। जिंदगी रीटेक के मौके नहीं देती दोस्तों, और रीटेक करते हुए जी सकते हैं कोई शॉट जिसमें कोई फैसला लिया था, सोचता है अंपायर और चुप रहता है। 5 दिशाओं से आई थी। 5 दिशाओं से आई। वे 5 थीं जो बोल रही थी बारी बारी, जो भीग रही थी बारी बारी। उनमें से कोई बीच में खिड़की खोलती और हाथ निकाल कर देखती घनघोर बारिश को, और फिर चुप हो जाती, थोड़ा सहमती, थोड़ा घबराती, थोड़ा इतराती अपने किसी फैसले पर, और थोड़ा धन्यवाद देती ईश्वर को। ये स्थिति उसके साथ नहीं हुई। कुछ ईर्ष्याएं थी उनके बीच,
केवल सुख की नहीं, दुखों की भी। लेकिन कुछ ईर्ष्याएं थी उनके बीच, केवल सुख की नहीं, दुखों की भी। लेकिन इतनी बारीक कि नजर नहीं आती थीं। कुछ अबोले शब्द भी थे, तैरते हुए उन खुशबुओं की तरह जो हेयर रिमूवर की होती है। लेकिन अच्छा ये था कि सब कुछ डिकोड हो रहा था। लेकिन अच्छा ये था कि सब कुछ डिकोड हो रहा था। वे पास थीं और उनके पास कुल 10 जीवन थे। वे पास थीं और उनके पास कुल 10 जीवन थे। 5 वे जो वे जीना चाहती थीं और 5 वे जो वे जी रही थी, बावजूद इसके वे पास थीं। वे पास थीं और उनके पास कुल 10 जीवन थे। 5 वे जो वे जीना चाहती थीं और 5 वे जो वे जी रही थीं, बावजूद इसके कि वे पास थीं। उनमें से एक के पास अपने प्रेमी के प्रेम पत्र की छाया प्रतियां थीं, जिसमें नाम की जगह खाली थी। एक के पास थे कुछ अपने पाप चोट के निशान की तरह, जिसे अब वो किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। एक के पास क्रांतिकारी भाषण वाले पति के व्यावहारिक पहलुओं पर लिखी पपड़ाई डायरी थी। एक के पास अपनी जिंदगी को बच्चों में जीने का रोड मैप था। एक के पास अगले जन्म के भरोसे थे सारे दृश्य। एक के पास थोड़े से बढ़े हुए मोटापे के साथ कुछ महंगी अंगूठियां, चूड़ियां, कुछ प्लॉट्स के कागजात और पति के किसी अन्य के साथ रिश्तों की एक नेगेटिव भी थी, जिसे वो अब डेवलप नहीं करना चाहती थी। वे पास थी। वे पास थीं। हर घंटे हो जाते थे अपडेट उनके फेसबुक स्टेटस। हर घंटे वे पढ़ती थी 40 पार के लिए ज़रूरी हेल्थ अपडेट्स। हर घंटे वे देखती थी बच्चों के एडमिशन के लिए आने वाले अलर्ट। हर घंटे वे अनचाहे ही 10-20 लाइक्स कर देती थीं। हर घंटे वे पहले की तुलना में कुछ गीली और भारी हो जाती और सुलगती हुई लकड़ियों की तरह हवा में एक कसेलापन आ जाता, जो एसी की ठंडक के बाद भी अप्रिय लगता। वे पास थीं और उनके 5 पति भी थे। उनकी कामनाओं में कोई और था या नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन वे सोचती थी अपने पतियों के बारे में और उस समय के बारे में भी, जिसे किसी भी मशीन से खींचकर वापस नहीं लाया जा सकता। जिंदगी के उन लम्हों के बारे में जिन्हें अंडू नहीं किया जा सकता। वे पास थीं अपने 5 अतीतों के साथ। वे पास थीं अपने 5 अतीतों के साथ, लेकिन वर्तमान में उन अतीतों के लिए कोई जगह नहीं थी। लिहाजा उन्होंने अपने अतीतों को फिर अपने अपने दिल के डीप फ्रीज में कैद किया और रवाना हो गई, ये कहते हुए कि भविष्य के किसी ऐसे ही 5 दिशाओं वाले गोल चक्कर पर वे फिर मिलेंगी और कोशिश करेंगी कि बिना गला खंखेरे बात कर सकें और माफ़ कर सकें इस दुनिया को, क्योंकि ज़िंदगी की हार्ड डिस्क को बदल पाना नामुमकिन है। क्योंकि ज़िंदगी की हार्ड डिस्क को बदल पाना नामुमकिन है। बहुत अच्छा आप सराहना दे रहे हैं भाई तेजराज गहलोत, और अंडू वाली बात आपको बहुत पसंद आई तेजराज जी। इस बीच में हमारी एक दोस्त हैं ऋषिकेश से सपना भट्ट, उन्होंने एक फरमाइश कर दी है। अब आप में से भी अगर कुछ लोग जिन्होंने मुझे पहले पढ़ या सुन रखा है, वे अपनी फरमाइश जो है वो कर सकते हैं मेरे साथ में। वो कह रहे हैं कि मुझे रफ कॉपी वाली कविता सुनानी चाहिए। तो मित्रों, ये आपने एक लंबी कविता सुनी। इस कविता के बहाने एक पूरा स्त्री विमर्श मैंने पैदा करने की कोशिश की कि किस तरह से 40 पार की भारतीय स्त्रियों की जो जिंदगी है वो कैसी होती है। अब रफ कॉपी पर दर्जन भर रफ कविताएं, आपका और हम सबका साहब जो है रफ कॉपी से हमारे बचपन में पढ़ाई है, तो रफ कॉपी के ऊपर दर्जन भर रफ कविताएं, ये शीर्षक है। छोटे छोटे बिट्स हैं, आप देखिएगा। रफ कॉपी। हाँ, आप सपना भट्ट को टैग भी कर सकते हैं तेजराज भाई। पहली है, हर कॉपी रफ कॉपी नहीं होती शुरू में। हर कॉपी रफ कॉपी नहीं होती शुरू में, बन जाती है बाद में।
हर कॉपी रफ कॉपी नहीं होती, शुरू में बन जाती है बाद में, जैसे कुछ बच्चे बन जाते हैं चोर या भिखारी। जैसे कुछ बच्चे बन जाते हैं चोर या भिखारी। दूसरी है, हर कॉपी फेयर बने रहना चाहती है। हर कॉपी फेयर बने रहना चाहती है, संभाली जाना चाहती है प्रेम पत्र की तरह। वो क्या होता है नागरिक की तरह जो उसे बेबस कर देता है। वो क्या होता है नागरिक की तरह जो उसे बेबस कर देता है। एकता प्रकाश जी जुड़ी हैं, गणेश अग्रवाल जी कह रहे हैं मुझे अच्छे दोस्त पढ़नी चाहिए। बिल्कुल निसार भाई, आप ठीक चल रहे हैं हमारे साथ। इसका तीसरा है, रफ कॉपी शुरुआत ठीक होती है हर कॉपी की रिश्तों की तरह ही। शुरुआत ठीक होती है हर कॉपी की रिश्तों की तरह ही, संभाली जाना शुरुआत ठीक होती है हर कॉपी की रफ कॉपी की तरह ही, पर गर्मियों में अचानक गंध छोड़ती आलू की सब्जी की तरह कुछ बिगड़ जाता है और रफ हो जाती है कोई कॉपी, जैसे गंधा जाते हैं रिश्ते। अगली है, नई कॉपियों को नए रिश्तों की तरह ही नहीं पता होता है हमारी फितरत के बारे में, और इस तरह वे भी रफ कॉपियों में बदल जाती है। अगली है रफ कॉपी, कटी पतंग और अमर प्रेम के गीत। मेरी पीढ़ी के लोग शायद ज्यादा रिलेट करेंगे। कटी पतंग और अमर प्रेम के गीत, सुषमा पालीवाल के लैंडलाइन नंबर, मधु गहलोत और कविता शर्मा के जन्मदिन, सितार बजाती खुले बालों वाली प्रेरणा शर्मा का एक स्केच, इतनी जरूरी चीजें हम गैर जरूरी समझ रफ कॉपी में लिखते हैं और फिर पूरी जिंदगी उदास रहते हैं। इतनी जरूरी चीजें हम गैर जरूरी समझ रफ कॉपी में लिखते हैं और फिर पूरी जिंदगी उदास रहते हैं। अगली है, 5 साल में एक बार डालते हैं वोट। 5 साल में एक बार डालते हैं वोट, फेयर कॉपी की तरह सरकारें उसे रफ कॉपी बना देती हैं। सरकारें उसे रफ कॉपी बना देती हैं। अगली है, जब रफ कॉपियां नहीं होंगी हम किसमें अभ्यास करेंगे। जब रफ कॉपियां नहीं होंगी हम किसमें अभ्यास करेंगे। बड़े होने पर क्या जिंदगी ही रफ कॉपी हो जाती है। बड़े होने पर क्या जिंदगी ही रफ कॉपी हो जाती है। अगली है, फेयर कॉपियों के बचे पन्नों की कुछ बनाते हैं रफ कॉपियां। फेयर कॉपियों के बचे पन्नों की कुछ बनाते हैं रफ कॉपियां, कुछ के लिए यही फेयर होती है। फिर भी उन्हें पकड़ो जो देश को रफ कॉपी में तब्दील कर रहे हैं। फिर भी उन्हें पकड़ो जो देश को रफ कॉपी में तब्दील कर रहे हैं। अगली है, रफ कॉपी का कोई एक विषय नहीं होता, एक भाषा भी नहीं। रफ कॉपी का कोई एक विषय नहीं होता, एक भाषा भी नहीं। फिर दुनिया को एकरंगा क्यों बनाया जा रहा है, देश को कुछ लोग बना रहे हैं जैसे। फिर दुनिया को एकरंगा क्यों बनाया जा रहा है, देश को कुछ लोग बना रहे हैं जैसे। अगली है, कुछ तुकें होती है इनमें कुछ रेखाएं भी। कुछ तुकें होती है इनमें कुछ रेखाएं भी, रफ कॉपी के साथ इस तरह खो जाते हैं कुछ कवि और चित्रकार। रफ कॉपी के साथ खो जाते हैं कुछ कवि और चित्रकार। कोई तो स्कूल हो, अगली है, कोई तो स्कूल हो जहां रफ कॉपी के भी नंबर मिले। सपना भट्ट, आप सुनिए, आप अध्यापक हैं, सुनिए। और मेरी तमाम उन अध्यापिका मित्रों के लिए, सपना भट्ट के लिए, मीनाक्षी चौधरी के लिए, प्रेरणा शर्मा के लिए, सुषमा पालीवाल के लिए, जो अध्यापन से जुड़ी हैं, कि कोई तो स्कूल हो जहां रफ कॉपी के भी नंबर मिलें। कमतर या कम सजावटी होना क्या कोई मूल्य नहीं।
कमतर या कम सजावटी होना क्या कोई मूल्य नहीं। और इसका अंतिम स्पर्श है 12वीं कविता है रफ कॉपी की। नौकरी में बरसों बाद समझ में आता है, नौकरी में बरसों बाद समझ में आता है, मैं तो एक रफ कॉपी था केवल इस्तेमाल हुआ। मैं तो एक रफ कॉपी था केवल इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल आप सारे मित्र जो हैं जुड़ रहे हैं लगातार। और अब जो गणेश अग्रवाल जी ने जो हमसे फरमाइश की थी वो कविता सुनाता हूँ, अच्छे दोस्त। और ये कविता जो है ये गणेश अग्रवाल जी को ही समर्पित है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में इतने अच्छे दोस्त आते हैं तब हम उस तरह की कविताएं लिखते हैं। अच्छे दोस्त मुझे मिले, दरअसल मुझे लगता है कि रचनात्मकता दो चीज़ों से निकलती है, या तो हमारे कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन से निकलती है कि जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं होती है और हम उसको ढूंढते हैं। जैसे आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रेम कविताएं लिखी गई। जब यूरोप झुलस रहा था उस समय प्रेम कविताएं लिखी गई। एक तो वो होता है, और दूसरा ये होता है कि आपके पास इतना होता है, चाहे वो प्रेम इतना हो, चाहे वो मित्रता इतनी हो, कि आप कविताएं लिखते हैं। तो गणेश अग्रवाल जी आपके लिए कविता है अच्छे दोस्त। चोर जब पिता की जेब से चवन्नी भर पिता। मित्रों देखिए कि जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्ती का वो क्या है। टी शर्ट की भी डिमांड आई है, इसको सुनाने के बाद सुनाते हैं। मेरे संपादक भी जुड़ गए हैं, पल्लव आपका स्वागत है। अच्छे दोस्त। चोर जब पिता की जेब से चवन्नी भर पिता, मां की रोटी से कौर भर मां, भाई के हाथ से मुट्ठी भर भाई, बहन के धागे से गांठ भर बहन, प्रेमिका के पर्स से झपकी भर प्रेमिका, और पत्नी की सिंदूर दानी से चुटकी भर पति चुरा अपने अपने घरों में सुस्ता रहे होते हैं। तब इन सबको ब्रह्मा चुरा कुछ प्राणियों में डाल देते हैं। चुराई चीजों से बने ये पारदर्शी लोग होते हैं अच्छे दोस्त। कॉन्फ़िगरेशन देखिए। पल्लव जी नमस्कार। चुराई चीजों से बने ये पारदर्शी लोग होते हैं अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त उपेक्षा और लापरवाही के बावजूद छातों और स्वेटरों की तरह बुरे मौसमों में साथ देते हैं। अच्छे दोस्त उपेक्षा और लापरवाही के बावजूद छातों और स्वेटरों की तरह बुरे मौसमों में साथ देते हैं। घास की तरह बिछे तमाम मौसमों से बेअसर ये लोग, घास की तरह बिछे तमाम मौसमों से बेअसर ये लोग, हमें हमारे हर अच्छे बुरे के साथ केवल हिचकियों में सताते हैं। रात गए जब सो चुकी होती है, रात गए जब सो चुकी होती है पत्नी किसी पुराने प्रेमी के साथ, या पिता उलट रहे होते हैं यादों के बही खाते, या मां मन में पिता से पहले जाने की कामना कर रही होती है, या घर जब नौकरशाह चौकीदार की तरह सुस्ता रहा होता है, तब बहुत बेतकल्लुफी से पीठ पर घूंसा मार हमें अपनी नींद से बेदखल कर पेशेवर अपहर्ताओं की तरह उठा ले जाते हैं अच्छे दोस्त। ईमानदार प्यार की तरह तर्कों से ऊपर, ईमानदार प्यार की तरह तर्कों से ऊपर, बेईमान बच्चों की तरह पलंग के नीचे, और तटस्थ दिनों की तरह कैलेंडर पर छपकर ये हमेशा हमारे पास रहते हैं बिना किराया दिए, किराएदारों की कमसिन और खूबसूरत पत्नियों की तरह पहली ही नज़र में अच्छे लगकर। ये लोग, मैं गंभीरता चाहूँगा, ध्यान चाहूँगा मित्रों आपका, अच्छे दोस्त। ये लोग, कपिल आपका स्वागत है, ये लोग आपके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते अच्छे दोस्त। ये लोग आपके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते, आपके भूगोल से भी इन्हें कतई दिलचस्पी नहीं। ये तो आपको सिंधु सभ्यता के सिक्के मान पुराविदों की तरह प्यार करते हैं। इनकी गणित हमेशा कमजोर होती है। ये लोग आपके इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते, आपके भूगोल से भी इन्हें कतई दिलचस्पी नहीं। ये तो आपको सिंधु सभ्यता के सिक्के मान पुराविदों की तरह प्यार करते हैं। इनकी गणित हमेशा कमजोर होती है। ये कुशल फोटोग्राफरों की तरह आपके चेहरे को हमेशा अच्छा पाते हैं।
ये कुशल फोटोग्राफरों की तरह, कपिल तुम्हारे लिए है स्टेंजा, ये कुशल फोटोग्राफरों की तरह आपके चेहरे को हमेशा अच्छा पाते हैं। इनके सारे प्रयास होते हैं आपकी एक अदद मुस्कुराती फोटो, पुरानी प्रेमिकाएं, पहले प्यार के संकोच भरे दिन, मन चाहे सपनों से सजी नींद, इन सब को हर रोज डाकिए सी निश्चलता के साथ दे जाते हैं अच्छे दोस्त। इन सब को हर रोज डाकिए सी निश्चलता के साथ दे जाते हैं अच्छे दोस्त। अब मित्रों एक फरमाइश जो है वो आई है मेरी कविता टी शर्ट के लिए, तो टी शर्ट भी सुनाता हूँ और एक फरमाइश और आई है कि मैं अपनी कोरोना सीरीज़ की कविताएं भी सुनाऊँ आपको। तो पहले टी शर्ट सुनते हैं। मित्रों चूँकि पिछले 2.5 साल से मैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में एक छोटा सा गांव है छोलतू, वहाँ रहता हूँ। वहाँ इतनी सर्दी होती है कि मैं टी शर्ट नहीं पहन पाता, तो टी शर्ट को मैं मिस करता हूँ। मैंने जैसे अच्छे दोस्त की भूमिका में कहा ना कि हमारी रचनात्मकता 2 चीज़ों से आती है। एक तो वो है जो हमारे हाथ में है, हमारे पास है, जिससे हम समृद्ध है, उसे लिखते हैं, और दूसरा जो हमारे पास नहीं है उसे लिखते हैं। तो टी शर्ट मैं इन दिनों नहीं पहन पा रहा हूँ, तो टी शर्ट जो है वो मेरा प्रिय परिधान है। और टी शर्ट में चूँकि पहले जहाँ जहाँ मैं रहा वहाँ गर्म प्रदेश थे, तो वहाँ मैं टी शर्ट खूब पहनता था। तो टी शर्ट केवल एक परिधान नहीं है मेरे लिए। टी शर्ट मेरे एक दोस्त है अयोध्या प्रसाद गौड़, अगर वे भी अगर कहीं इसको देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो प्रकट हो अयोध्या यहाँ पे। हम लोग अपने आप को टी शर्ट सेना के लोग कहते हैं, क्योंकि इस देश में कई तरह की सेनाएं आ गई हैं, जिसमें शिवसेना भी है और करणी सेना भी है। तो हम खुद को टी शर्ट सेना के लोग मानते हैं। कादम्बनी मिश्रा जी आप भी जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। कादम्बनी जी आज आपकी वॉल से मुझे लगा आपकी शायद मैरिज एनिवर्सरी है, तो दाम्पत्य दिवस जो है वो मुबारक आपको। और अब बात करते हैं टी शर्ट कविता की। कविता का शीर्षक है टी शर्ट। चांद की तरह होता है टी शर्ट सबका, बिना चैन बटन की होती है बसंत की हंसी भी। मित्रों इस कविता को देखिए, बहुत छोटे छोटे बिट है। कभी इस कविता में मैं जेंडर की बात करूंगा, कभी इस कविता में मैं पॉलिटिक्स की करूंगा, कभी इस कविता में मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करूंगा, कभी कैपिटलिज्म की बात करूंगा, कभी इंपीरियलिज्म की बात करूंगा। आप पकड़िएगा इन कविताओं को, खासतौर से इस कविता को, टी शर्ट को, कि चांद की तरह होता है टी शर्ट सबका, बिना चैन बटन की होती है बसंत की हंसी भी। चांद की तरह होता है टी शर्ट सबका, बिना चैन बटन की होती है बसंत की हंसी भी। बसंत हमेशा टी शर्ट पहनकर आता है, देख लो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें। बसंत हमेशा टी शर्ट पहनकर आता है, देख लो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें। मां की दाल और दीदी की चाय की तरह ये कभी कम नहीं पड़ती। टी शर्ट मां की दाल और दीदी की चाय की तरह ये कभी कम नहीं पड़ती, बढ़ जाती है जरूरत के मुताबिक। काश बैंक बैलेंस ने इससे सीखा होता जरूरत मुताबिक बढ़ जाने का हुनर। काश बैंक बैलेंस ने इससे सीखा होता जरूरत मुताबिक बढ़ जाने का हुनर। सीपी और सरोजनी के यूएस पोलो में कौन असली है कोई नहीं जानता। सीपी कनॉट प्लेस और सरोजनी जो मेरे दिल्ली के दोस्त हैं वो बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि सीपी और सरोजनी के यूएस पोलो में कौन असली है कोई नहीं जानता। एक से दिखते हैं अन्ना और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने वाले लोग। एक से दिखते हैं अन्ना और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने वाले लोग। फूड हिस्टोरियन की तरह गारमेंट के हिस्टोरियन भी कहां हैं। पुष्पेश पंत जी तक ये कविता पहुंचाइए मित्रों कि फूड हिस्टोरियन की तरह गारमेंट के हिस्टोरियन भी कहां हैं। नहीं तो पता होता हमें कहां बनी, कैसे बनी, कौन लाया। इतना जरूर है किसी ने भी इसे पहन युद्ध नहीं किया है। किसी सेना का गणवेश नहीं रहा ये, न रामायण में, न महाभारत में, न ही विश्व युद्धों में। फूड हिस्टोरियन की तरह गारमेंट के हिस्टोरियन भी कहां हैं। नहीं तो पता होता हमें कहां बनी, कैसे बनी, कौन लाया। इतना जरूर है किसी ने भी
इसे पहन युद्ध नहीं किया है, किसी सेना का गणवेश नहीं रहा है ये, न रामायण में, न महाभारत में, न ही विश्व युद्धों में। लड़ते समय शायद आदमी के कपड़े उतर जाते हैं। देवांशु पाल जी स्वागत है आपका, राकेश तिवारी जी आपका भी स्वागत है। लड़ते समय शायद आदमी के कपड़े उतर जाते हैं, इसका जिक्र न बाबरनामा में है न आईने अकबरी। टी शर्ट, इसका जिक्र न बाबरनामा में है न आईने अकबरी में, वह इंसान भी चुप है, क्या तब भी चीन आज जैसा ही था? क्या तब भी चीन आज जैसा ही था? आप कुछ भी कह लो, चीन ने सारी स्ट्रेटेजी टी शर्ट से ही सीखी है। आप कुछ भी कह लो, चीन ने सारी स्ट्रेटेजी टी शर्ट से ही सीखी है। सस्ता, सबका, सुविधाजनक, डिजाइनर, चाहे तो लिखवा लो पाश की कविता या फिर करनी सेना के नारे। एकता प्रकाश जी, आपकी टिप्पणी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ भी कह लो, चीन ने सारी स्ट्रेटेजी टी शर्ट से ही सीखी है। सस्ता, सबका, सुविधाजनक, डिजाइनर, चाहो तो लिखवा लो पाश की कविता या फिर करनी सेना के नारे। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते डॉक्टर जुनैद खानदानी या हिमालयी शफाखाना का तंबू चलाने वाले कदीमी वैद्य कीरत राम की तरह ये सेक्युलर है और जाति विहीन भी। क्या हमारी राजनीति को भी टी शर्ट नहीं हो जाना चाहिए? क्या हमारी राजनीति को भी टी शर्ट नहीं हो जाना चाहिए? फिंगरप्रिंट से खुलने वाली चीजों के इस दौर में, आनंद गुप्ता भाई कलकत्ता से आप हमारे साथ जुड़े हैं, कलकत्ता से सीधे आप किन्नौर आ गए, आपका स्वागत है। टी शर्ट कविता चल रही है कि फिंगरप्रिंट से खुलने वाली चीजों के इस दौर में बिना पासवर्ड वाले टाइपराइटर की तरह है टी शर्ट। फिंगरप्रिंट से खुलने वाली चीजों के इस दौर में बिना पासवर्ड वाले टाइपराइटर की तरह है टी शर्ट। जबकि पति शेयर नहीं कर रहे हैं पासवर्ड पत्नियों के साथ भी। शेयरिंग कितना विरल मूल्य हो गई है, बावजूद इसके कि इंस्टाग्राम के मंच पर शेयर की जा रही है हनीमून की हॉट तस्वीरें। टी से ही चीजें बढ़ती हैं, टी से ही चीजें बढ़ती हैं। टी शर्ट पहनकर सैनिटरी का काम करने वाला मेरा दोस्त टीकम बताता है। टी से ही चीजें बढ़ती हैं। बिल्कुल तेजराज भाई, आप भी टी शर्ट बहुत पहनते हैं। टी से ही चीजें बढ़ती हैं। टी शर्ट पहनकर सैनिटरी का काम करने वाला मेरा दोस्त टीकम बताता है। लेकिन ये बात नेस्डेक के स्क्रीन से दुनिया चलाते वॉरेन बफेट कहां समझते हैं? वॉरेन बफेट, कभी टी शर्ट पहना करो। वॉरेन बफेट, कभी टी शर्ट पहना करो। मैं डर जाता हूं लोगों से जो टी शर्ट नहीं पहनते, और प्यार करता हूं गीत चतुर्वेदी से जिनकी हर तस्वीर में बिना बटन चैन की टी शर्ट हुमकती रहती है। टी शर्ट पर कितनी खुश होती वर्जीनिया वुल्फ। रूपम मिश्रा, स्वागत है आपका। टी शर्ट पर कितनी खुश होती वर्जीनिया वुल्फ कि बंटी और बबली दोनों एक दूसरे का पहन सकते हैं, शबनम मौसी भी। टी शर्ट पर कितनी खुश होती वर्जीनिया वुल्फ कि बंटी और बबली दोनों एक दूसरे का पहन सकते हैं, शबनम मौसी भी। और इधर दैनिक भास्कर का शीर्षक है लिंग से आजाद होता बहुलिंगी टी शर्ट, और इधर दैनिक भास्कर का टी शर्ट है लिंग से आजाद होता बहुलिंगी टी शर्ट। कपिल, आप कमेंट कर रहे हैं कि मैं आपके घर टी शर्ट पहन कर आऊँगा। कपिल, माफ़ी चाहूँगा, मैं कहूँगा ना आइएगा, क्योंकि आज भी इस समय जबकि मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, मेरे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री है। और किन्नौर में, और किन्नौर के भी जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ साल भर जो है वो सर्दी रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आप टी शर्ट पहन के न आएँ, आप आएँ, आपका बहुत स्वागत है, लेकिन टी शर्ट पहनने का दुस्साहस न करें। मित्रों, एक और कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ वापस आ रही है फरमाइशें कि मुझे प्रेम कविताएं भी सुनानी चाहिए, तो छोटी छोटी कुछ प्रेम कविताएं सुना रहा हूँ मैं आपको। एक मैंने सीरीज लिखी थी, प्रेमी सीरीज की कुछ कविताएं हैं, वो सुनाता हूँ मैं आपको।
प्रेमी। कपिल की फरमाइश आ गई है कि लेटर बॉक्स वाली भी सुनाई जाए। सुनाते हैं कपिल, जितनी ज्यादा मैं सुना पाऊंगा आपको। प्रेमी, छोटे छोटे बीट्स हैं। प्रेमी पहली है कि प्रेमिका से पहली मुलाकात का दिन समय स्थान पूछ, प्रेमियों को उलझन में न डालो। प्रेमिका से पहली मुलाकात का दिन समय स्थान पूछ, प्रेमियों को उलझन में न डालो। उनके पास केवल यादें हैं, वे सूखी नदी के मल्लाह हैं। याद दिलाने से रो पड़ेंगे, लोग कहेंगे नदी का पानी चढ़ रहा है। लोग कहेंगे नदी का पानी चढ़ रहा है। अगला है प्रेमी सीरीज की। प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है। प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मौसम में। प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मौसम में। आप जानते हैं, मरने के बाद प्रेमी मौसमों में बदल जाते हैं। आप जानते हैं, मरने के बाद प्रेमी मौसमों में बदल जाते हैं। अगली है प्रेमी सीरीज की कविता। मर चुके होंगे सारे सफेद कबूतर। मर चुके होंगे सारे सफेद कबूतर, युद्ध भी खत्म हो चुका होगा, आखिरी बम से आखिरी आदमी को मार। बचे रहेंगे ये सूखी घास के गुच्छों। मर चुके होंगे सारे सफेद कबूतर। मर चुके होंगे सारे सफेद कबूतर, युद्ध भी खत्म हो चुका होगा, आखिरी बम से आखिरी आदमी को मार। बचे रहेंगे ये सूखी घास के गुच्छे और दो पत्थरों के साथ। बचे रहेंगे ये सूखी घास के गुच्छे और दो पत्थरों के साथ। अगला है प्रेमी सीरीज की। चाय भी लेता रहूं और मुझे उम्मीद कर है कि आप भी चाय और कॉफ़ी के कप के साथ में कविताओं का आनंद ले रहे होंगे। पत्नी गायत्री ने बहुत बढ़िया चाय बनाई है और कप भी दिया है जो स्वेटर से मैच करता हुआ है। अगली है कि उनकी दुनिया नहीं बदलती। प्रेमी, उनकी दुनिया नहीं बदलती। उन्होंने प्रेम पत्र पर धरती को पेपर वेट की तरह रख रखा है। उन्होंने प्रेम पत्र पर धरती को पेपर वेट की तरह रख रखा है। एक और इसका बिट है। उन दिनों लेटर बॉक्स पेड़ों में होते थे। उन दिनों लेटर बॉक्स पेड़ों में होते थे, हारिल कबूतर डाक मारते। दूर की होती तो नदी ले जाती दरिया के डाकघर तक। उन दिनों चांद हमेशा और पूरा चमकता, हवा हमेशा खुशबूदार होती, मौसम का रिकॉर्ड बसंत पर अटका रहता, फूल अपने आप गुलदस्ते या वेणी बन जाते। उन दिनों की ये बातें हर दिनों के प्रेमी सुनाते हैं। जसराज को नए राग और यति कासरगौड़ को नए रंग मिलते हैं। उन दिनों की ये बातें हर दिनों के प्रेमी सुनाते हैं। जसराज को नए राग और यति कासरगौड़ को नए रंग मिलते हैं। अगली है प्रेमी सीरीज की कि हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते। सपना, आपका स्वागत है। आप लेट आई हैं। मैंने आपकी फरमाइश के मुताबिक रफ कॉपी की कविता आपको समर्पित करते हुए सुना दी थी। प्रतिभा शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। आप भीनमाल से जुड़ रही हैं सीधी हमारे साथ। हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते। प्रेमी, हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते, पहाड़ पार ब्रह्मा से आंख बचा, अपने पंख यान से करते कपोत करवा देते। हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते, पहाड़ पार ब्रह्मा से आंख बचा, अपने पंख यान से करते कपोत करवा देते। धरती प्रकृति से आंख बचा, दूरी कम करने थोड़ी सी सिकुड़ जाती। प्रेमियों की ये बातें सच थोड़ी ही हैं। हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते, पहाड़ पार ब्रह्मा से आंख बचा,
अपने पंख यान से करते कपोत करवा देते, धरती प्रकृति से आंख बचा दूरी कम करने थोड़ी सी सिकुड़ जाती। प्रेमियों की ये बातें सच थोड़े ही हैं, बुदबुदाते हैं फिर भी वैज्ञानिक उदास हो जाते हैं। प्रेमियों की ये बातें सच थोड़े ही हैं, बुदबुदाते हैं फिर भी वैज्ञानिक उदास हो जाते हैं। अगली है प्रेमी सीरीज की। सुना है मशीनें आ गई हैं। आकाश जी आपका स्वागत है, आप मेरे शहर जोधपुर से जुड़े हैं। आकाश मिड्डा आपका स्वागत है। सुना है मशीनें आ गई हैं, देख लेती हैं धरती के भीतर, ठेठ भीतर धरती की रसोई में रखी घासलेट की बोतल, कनस्तर का आटा तक। सुना है मशीनें आ गई हैं, देख लेती हैं धरती के भीतर, ठेठ भीतर धरती की रसोई में रखी घासलेट की बोतल, कनस्तर का आटा तक। लगाएं वह मशीन प्रेमियों के कि सरस्वती उनके किस हिस्से में बह रही है। लगाएं वह मशीन प्रेमियों के कि सरस्वती उनके किस हिस्से में बह रही है। और अगली है, लोग चकित थे हर तीसरे दिन जंगल में आते बसंत को देख। लोग चकित थे हर तीसरे दिन जंगल में आते बसंत को देख। पेड़ों का अचानक गहराता हरापन, अमराई में कैरियों का असमय पके आमों में बदलना, घास के दीवान पर नई नई चादरें होना। बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद में पता चला, प्रेम पत्रों को पढ़ने के लिए डाकिया करीने से लिफाफे खोल देता था। प्रेम पत्रों को पढ़ने के लिए डाकिया करीने से लिफाफे खोल देता था। मित्रों, एक और फरमाइश मेरे पास आई है प्रदीप कांत जी की। हमारे बड़े भाई हैं इंदौर में और वे सुनना चाहते हैं कोरोना सीरीज पर कुछ कविता, क्योंकि इन दिनों कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना सीरीज पर मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखी है और आप देखिए कि कोरोना के दिनों में क्या कुछ हो सकता है और कोरोना और प्रेम की सिमली कहीं ना कहीं हम जोड़ पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में और खासतौर से यूरोप में सबसे ज्यादा प्रेम कविताएं लिखी गई। कोरोना के काल में भी प्रेम कविताएं लिखने का साहस ये हिंदी का 50 साल का कवि आपके साथ कर रहा है। कोरोना श्रृंखला की कुछ कविताएं हैं, करीबन 3 दर्जन से ज्यादा कविताएं मैं अब तक इस पे लिख चुका हूं। तो इसकी कुछ कविताएं छोटी छोटी है, आप तक पहुंचाता हूं। पहली है, बताया नहीं जा सकता कब हुआ कैसे हुआ। बताया नहीं जा सकता कब हुआ कैसे हुआ, किस छुअन से किस सांस से। कोरोना। बताया नहीं जा सकता कब हुआ कैसे हुआ, किस छुअन से किस सांस से। प्रेम से कितना मिलता जुलता है यह, प्रेम से कितना मिलता जुलता है यह। अगली है, कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन। कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन, किसी स्पर्श के इंतजार में, आखिरी हग और चुंबन के इंतजार में, बराबर बटी दुनिया के इंतजार में। कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन, किसी स्पर्श के इंतजार में, आखिरी हग और चुंबन के इंतजार में, बराबर बटी दुनिया के इंतजार में। अगली है, क्या कहूं इसे, फिल्म की तरह वह लड़की मिली आखिरी दृश्य में। क्या कहूं इसे, फिल्म की तरह वह लड़की मिली आखिरी दृश्य में। कोरोना की तरह जिंदगी में आई लड़की फिर मिली उस दिन, जिस दिन सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट दर्ज हुए थे इस फानी दुनिया में। अगली है, अगली कविता के ऊपर हमारे मित्र रोहित रूसिया जो हैं, जो कि बहुत समर्थ पेंटर है, उन्होंने इसका एक कविता पोस्टर बनाया और पिछले दिनों फेसबुक पर अपनी वॉल पर लगाया, जिसे मैंने साझा भी किया है। तो आप इस कविता को सुनिए कि 2 हिस्सों में बांटूंगा दुनिया,
मेरी बेटी पाती जो है उस पोस्टर को ढूंढ रही है। अगर मिल जाता है तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह से एक कवि व्यक्तित्व जो है वो जब किसी पोस्टर को लेता है तो किस तरह से चीज़ें बदलती है और होती है। 2 हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, कोरोना से पहले और बाद की। 2 हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, कोरोना से पहले और बाद की। कितनी कितनी चीजें आईं और फैलती चली गईं, कितनी कितनी चीजें आईं और फैलती चली गईं। इसके संक्रमण की तरह हिंसा, लालच, घृणा, ईर्ष्या। लेकिन प्रेम भी तो आया था इसी तरह, चुपचाप, बेआवाज, और अभी तक दुनिया संक्रमित भी है इससे। लेकिन प्रेम भी तो आया था इसी तरह, चुपचाप, बेआवाज, और अभी तक दुनिया संक्रमित भी है इससे। अगली है, तजुर्बेकार कह रहे हैं कई कई महामारियों और प्रलयों से बचा है मनुष्य। तजुर्बेकार कह रहे हैं कई कई महामारियों और प्रलयों से बचा है मनुष्य, इस बार भी बचेगा। कैसे कहूं, जिंदा रहने के लिए केवल सांस नहीं, साथ भी चाहिए उस सांवली लड़की का जो धरती पर आई थी कोरोना की ही तरह, कोरोना से पहले। कैसे कहूं, जिंदा रहने के लिए केवल सांस नहीं, साथ भी चाहिए उस सांवली लड़की का जो धरती पर आई थी कोरोना की ही तरह, कोरोना से पहले। अगली है, छेद से बाहर, छेद के बाहर से देखो। मैं ये सोचता हूं कि अगर प्रकृति और दूसरे जीव जंतु, अदर स्पीसीज, अगर हमारे बारे में सोचते तो शायद ऐसी ही कोई कविता लिखते कि छेद के बाहर से देखो। पाती ने जो है ये कविता जो मैं भी आपको सुना रहा था वो ढूंढ ली है और मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि भाई रोहित रुसिया जो है उन्होंने कमाल का पोस्टर बनाया है। और देखिए, हम कार्यक्रम की शुरुआत में जिसकी बात कर रहे थे कि कलाओं के भीतर की एक इंटरडिसिप्लिनरी हार्मनी होनी चाहिए, तो आप देखिए कि रोहित रुसिया का पोस्टर जो है वो कविता को कितना समृद्ध कर रहा है, कितना जीवंत कर रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद भाई रोहित रुसिया जी। और अब कविता है कोरोना पर कि छेद के बाहर से देखो, छेद के बाहर से देखो, कोरोना समेत लाखों वायरस कह रहे हैं मनुष्य भी एक खतरनाक वायरस है। मनुष्य भी एक खतरनाक वायरस है। अगली है कोरोना श्रृंखला की कविता, भीतर रहना बचाव है। शिमला से हमारे साथी जो हैं वो हैं सीताराम शर्मा साहब, आपका स्वागत है। भीतर रहना बचाव है। अपनी स्केच बुक में सितार का स्केच बनाता लड़का बरसों से जानता है। अगली है, सब कुछ साफ हो जाए, सारा कुछ निर्मल। सब कुछ साफ हो जाए, सारा कुछ निर्मल। धरती न जाने कब से चाह रही है वायरसों से मुक्ति। अगली है, वेंटिलेटर और दवाइयां ही नहीं, दिल भी बांटो दुनिया में। वेंटिलेटर और दवाइयां ही नहीं, दिल भी बांटो दुनिया में। कहता जा रहा है कोरोना, जिसे कोई नहीं सुन रहा है। वेंटिलेटर और दवाइयां ही नहीं, दिल भी बांटो दुनिया में। कहता जा रहा है कोरोना, जिसे कोई नहीं सुन रहा है। अगली है, 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा, न मिलाऊं किसी से हाथ तुम्हारे बाद। 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा, न मिलाऊं किसी से हाथ तुम्हारे बाद। भीतर रहते इतना संन्यस्त हो गया हूं मैं कि दुनिया को देखे बिना जी रहा हूं। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी, इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी रहा है 2.5 अक्षर का वायरस। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी नहीं मर रहा है 2.5 अक्षर का वायरस।
अगली है, अब तक लगता था बेमज़हब होती है मौत। अब तक लगता था बेमज़हब होती है मौत। कोरोना पहली बार बता रहा है मौत का मज़हब। कोरोना पहली बार बता रहा है मौत का मज़हब। एक और कोरोना पर है, बहुत छोटा सा बिट है। बीमारी और इलाज के बारे में ही नहीं, बीमारी और इलाज के बारे में ही नहीं, राजा चिंतित है 2024 के बारे में भी। राजा चिंतित है 2024 के बारे में भी। एक और है इसमें अगली, कि केवल संक्रमण और मरने के आंकड़े आ रहे हैं। सोनी पांडे जी स्वागत, शबनम राठी जी आपका भी स्वागत। केवल संक्रमण और मरने के आंकड़े आ रहे हैं, स्थगित प्रेम अनरिपोर्टेड है। एक और है बहुत छोटी सी, सभी धर्मों के लोग मर रहे हैं, सभी धर्मों के लोग मर रहे हैं। बहुत छोटी सी कविता, 2 पंक्ति की कविता। सभी धर्मों के लोग मर रहे हैं, उनके ईश्वरों की तरह ही, उनके ईश्वरों की तरह ही। एक और इसी में है अगली, कितने वादे थे इन दिनों के। कोरोना, कितने वादे थे इन दिनों के, कितने स्पर्श थे प्रतीक्षा में, कितनी ही अनदेखी रही रंगी उंगलियां, कितनी ही बार बिन पहनी रही पीली ड्रेस, कितने ही गुलाब झड़ गए तेज हवा से। कितने वादे थे इन दिनों के। सोचिए, कोरोना के दिनों में भी मिलने के खूब सारे वादे रहे होंगे। 27 मार्च के, 4 अप्रैल के, 10 अप्रैल के, 27 अप्रैल के, 3 मई के हैं। कितने वादे थे इन दिनों के, कितने स्पर्श थे प्रतीक्षा में, कितनी ही अनदेखी रही अंगुलियां, कितनी ही बार बिन पहनी रही पीली ड्रेस, कितने ही गुलाब झड़ गए तेज हवा से। मेरी पत्नी हंस रही है सामने, पीला रंग मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। कितने ही गुलाब झड़ गए तेज हवा से, स्थगित प्रेम अकेला नाचता रहा कोरोना के दिनों में। स्थगित प्रेम अकेला नाचता रहा कोरोना के दिनों में, जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसे किसी ने नहीं देखा। और कोरोना का ही एक अलग डायमेंशन देखिए, कि वह लड़की कूद जाना चाहती थी अपनी जिंदगी की बालकनी से। वह लड़की कूद जाना चाहती थी अपनी जिंदगी की बालकनी से, चूम लेना चाहती थी लिपट कर मरने की कीमत पर भी। प्रेम का एक अतिरेक देखिए। वह लड़की कूद जाना चाहती थी अपनी जिंदगी की बालकनी से, चूम लेना चाहती थी लिपट कर मरने की कीमत पर भी। पुलिस के भय से कमरे में दुबका रहा 2020 का प्रेम। पुलिस के भय से कमरे में दुबका रहा 2020 का प्रेम। कोरोना सीरीज की एक छोटी और कविता देखिए। चाय खत्म ही कर देते हैं। किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित। किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित। कोरोना, किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित। कोई फतवा नहीं आया किसी दारूल से, चर्च भी खामोश रहा। किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित। कोई फतवा नहीं आया किसी दारूल से, चर्च भी खामोश रहा। कोरोना ने कितनी सैनिटाइज की दुनिया। कोरोना ने कितनी सैनिटाइज की दुनिया। एक और इसका बिट्स देखिए, कोरोना की कविता। शुक्रिया सोनी पांडे जी, शुक्रिया सीताराम जी, वंदना गुप्ता जी, आप सब जुड़े हुए हैं और आप हमें समृद्ध कर रहे हैं हमारी अपनी तारीफों से। भाई नरेंद्र लाल मेरे शहर जोधपुर से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। तो कोरोना पर एक और बिट्स देखिए। घर में ही रहें, घर में ही रहें सुनते हुए, फीकी सी मुस्काती है एक स्त्री। हजारों साल से वह खुद ही के भीतर तो है क्वारंटीन। हजारों साल से वह
खुद ही के भीतर तो है क्वारंटीन। एक और देखिए कोरोना का, गौर से देखो किलों, बाजारों, उद्योगों और बैंकों को। गौर से देखो किलों, बाजारों, उद्योगों और बैंकों को। सोशल डिस्टेंसिंग अब से पहले अघोषित थी। सोशल डिस्टेंसिंग अब से पहले अघोषित थी। और मित्रों, मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया आपको सुनाते हुए, और अब मुझे लगता है कि मुझे अब आखिरी कविता की तरफ जाना चाहिए। तो इन दिनों मैंने एक नई कविता लिखी है, बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं, वो सुनाकर मैं समापन करूंगा। मित्रों, बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन। शीर्षक है बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन, डिलीट नहीं की जा सकती है कुछ फाइलें, पुतई घर की तरह परेशान करती रहती है दीवारों से छूटी अनरंगी जगह। आप देखिए और एक एक पंक्ति में जो कविता निकल रही है उसे महसूस कीजिए मित्रों। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन, डिलीट नहीं की जा सकती है कुछ फाइलें, पुतई घर की तरह परेशान करती रहती है दीवारों पे छूटी अनरंगी जगहें। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन और पूरा प्रेम, जैसे कोई बड़ा तरबूज बनास का। बनास हमारे राजस्थान की एक कदीमी नदी है। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन और पूरा प्रेम, जैसे कोई बड़ा तरबूज बनास का। हाफूस बहुत बड़ा और पका हुआ रत्नागिरी का, पानीदार नारियल जिससे घंटों बुझाई जा सके प्यास कोट्टयम का। क्योंकि बहुत वाचाल होकर भी वे चुप कराई गईं, जीवंतता के बाद भी उपेक्षित छोड़ दिया गया उन्हें पुराने रेडियो की तरह। बैटरी थी जो अब भी जगमगा सकती थी टॉर्च कई घंटे। क्योंकि बहुत वाचाल होकर भी वे चुप कराई गईं, जीवंतता के बाद भी उपेक्षित छोड़ दिया गया उन्हें पुराने रेडियो की तरह। बैटरी थी जो अब भी जगमगा सकती थी टॉर्च कई घंटे। क्योंकि वे बन गई हैं कुरुक्षेत्र धर्म और अधर्म के युद्ध में। अपनी नैतिकता रही है उनके पास हजारों साल से। तमाम ज्ञान और विवेक के भी वे खाना चाहती हैं एक बार सेव। देखो कितने ही बरसों से गिर रहे हैं और खाए भी जा रहे हैं हजारों हजार। क्या किया जाए कि अब उसे सेव नहीं बल्कि सेव की शराब पसंद है, जिसे किन्नौर में घंटी कहा जाता है। क्योंकि अधीन नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। क्योंकि अधीर नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह, जानती है हर चाल और चरित्र पुरुष का, और इसीलिए बन जाती है प्रेमिका से कुछ अधिक प्रेम का सारा अर्क देते हुए। क्योंकि अधीर नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह, जानती है हर चाल और चरित्र पुरुष का, और इसीलिए बन जाती है प्रेमिका से कुछ अधिक प्रेम का सारा अर्क देते हुए। माँ से कुछ अधिक ममता की बहुरंगी छुअन के साथ धरती से ज्यादा चुप्पा सहती हुई हर नादानी, बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं। बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं, बावजूद इसके कि थोड़े समय बाद मुरझा जाते हैं सारे फूल, बावजूद इसके कि थम जाता है हर युद्ध, बावजूद इसके कि हार जाती है हर महामारी, बावजूद इसके कि हार जाती है हर महामारी, बावजूद इसके कि थम जाता है हर युद्ध, नहीं हारती बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। देखो अपनी पुरानी नाइटी को सहला रही हैं, बसंत बेमौसम हुमक रहा है। आखिरी स्पर्श वापस सुनाता हूं। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं, बावजूद इसके कि थोड़े समय बाद मुरझा जाते हैं सारे फूल, बावजूद इसके कि थम जाता है हर युद्ध, बावजूद इसके कि हार जाती है हर महामारी, नहीं हारती बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। देखो
अपनी पुरानी नाइटी को सहला रही हैं। बसंत बेमौसम हुमक रहा है, बसंत बेमौसम हुमक रहा है। इसी का अगला बिट्स है, उनकी पसंद की रात कहाँ आई है, घनघोर काली। बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं, उनकी पसंद की रात कहाँ आई है, घनघोर काली। उनकी पसंद का चांद दूध से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, नहीं दे रहे हैं खुशबू पसंद के फूल। चाहती है कबीर की तरह कोई उन्हें तोड़े और खा जाए पेड़ों के झुरमुट में। विदर्भ महाराष्ट्र में जहाँ मेरा बचपन बीता, वहाँ कबीर का एक बड़ा पेड़ होता है, उसके फल लगते हैं, नारियल की तरह उसका खोल होता है, अंदर से उसका जो गूदा निकलता है उसकी बहुत बढ़िया चटनी बनती है और खट्टी खट्टी चटनी होती है, मीठा भी होता है, खटमिठ होती है चटनी। उनकी पसंद की रात कहाँ आई है, घनघोर काली। उनकी पसंद का चांद दूध से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, नहीं दे रहे हैं खुशबू पसंद के फूल। चाहती है कबीर की तरह कोई उन्हें तोड़े और खा जाए पेड़ों के झुरमुट में। ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे। आखिरी बाइट कैडबरीज टेम्पटेशन की, अंतिम घूंट आमरस की गिलास का, आखिरी चम्मच बनारसी मलाई के दोने का। बुझने से पहले भभकना कोई अपराध तो नहीं, खुलकर जीना मृत्यु का स्वागत है। बुझने से पहले भभकना कोई अपराध तो नहीं, खुलकर जीना मृत्यु का स्वागत है। पंखुड़ी जी आपका धन्यवाद। बंकिम जी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। और अब बड़ी उम्र की प्रेमिकाओं का अंतिम स्पर्श देखिए। कोई नहीं जानता उनके बारे में, कोई नहीं जानता उनके बारे में, चांद की तरह गुम हो जाती है आधी रात। कोई नहीं जानता उनके बारे में, चांद की तरह गुम हो जाती हैं आधी रात। पहन लेती हैं अपने पंख, पता रहते हैं उन्हें लंबी यात्राओं के रोमांच, लंबे अबोलों के आनंद भी। घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर, घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर रखा हुआ रोहिड़े का फूल। घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर रखा हुआ रोहिड़े का फूल। तो मित्रों, ये थी मेरी तरफ से कविताएं, और जितना समय मुझे दिया गया उस समय में मैंने कोशिश की कि कविताएं आप तक पहुंचाऊं। ये कविताएं आपको कैसी लगी, आप हमारे रंग के इस वॉल पे शेयर करते रहें, बताते रहें। आप मुझसे भी जुड़ें, मेरे रंग से भी जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। और आपकी प्रतिक्रियाएं जो है वो मुझे समृद्ध करेंगी। कविता ज़िंदगी के तमाम गहन और भीषण अंधकार के बाद भी हमारी भीतरी ज़रूरत रहती है। ये कविताएं दुनिया को निश्चित रूप से बचाएंगी। कविताओं के रहने तक हम सब रहेंगे। ज़िंदगी के कितने ही गहरे अंधेरे में अगर साहित्य की, कलाओं की कंदील हमारे पास रहेगी तो हम हमारा रास्ता पार कर लेंगे। अंधेरी रात निकल जाएगी इस कंदील से और सुबह का सवेरा होगा। आपने मुझे बहुत प्रेम से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।